तो मैं यदि आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मेरा मेरे वक्तव्य का विषय रखा है मैंने कि यदि हम भारतीय व्याकरण परंपरा को देखें, बहुभाषिक भारत को देखें और आधुनिक प्रौद्योगिकी को देखें, तो ये सब आपस में परस्पर कैसे जुड़े हैं। इसकी पृष्ठभूमि में भारत की बहुभाषिता को लेकर यदि हम देखें, तो जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हम सबका ये अनुभव है कि कई बार हमें बातचीत करने में अपनी बात को दूसरे के सामने रखने में भाषा की दृष्टि से कुछ कठिनाइयां होती हैं। इन कठिनाइयों को आज की जो प्रौद्योगिकी है वो कुछ हद तक उसका समाधान देती है। कुछ हद तक मैं इसलिए कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी अभी भी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ वो सब कुछ वो ये भाषाएँ उस तरीके से बोल पाए जैसे हम और आप प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं तो और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के संदर्भ में कर रहे हैं, तो फिर इसमें व्याकरण व्याकरणिक ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूँगी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसको इस पृष्ठभूमि को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न फिर ये उठता है कि क्या भारतीय व्याकरण परंपरा यहाँ कुछ भूमिका निभाती है या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या उसको वो कुछ यहाँ उपयोगी सिद्ध होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं 3 प्रश्न उठाना चाहूँगी। पहला, पाणिनि का व्याकरण भारत व्याकरणिक परंपरा में पाणिनि का व्याकरण एक विशिष्ट स्थान रखता है। और यदि हम पाणिनि के व्याकरण को देखें, तो वो संस्कृत के लिए है, हम सभी जानते हैं। तो क्या वो व्याकरण हमारी जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, उनमें उसी तरीके से भूमिका निभा सकता है जो उसकी संस्कृति की है। अगर हम उसका प्रयोग करें भारतीय भाषाओं के विश्लेषण के लिए भी, तो क्या वो कंप्यूटेशनल पर्पसेस के लिए भी उतना ही उपयोगी है या नहीं? और तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल हम सभी लोग सुनते हैं मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज जो प्रौद्योगिकी समाधान है वो उसी दृष्टि से हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मशीन लर्निंग में आजकल जो पद्धति है प्रयोग में, वो उसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। और ये बहुत सारा डेटा दे देने से अपने आप ही सीख जाते हैं और फिर भाषा हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में फिर ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम दें तो उत्तर ढूंढ के ला सकते हैं प्रश्न करने पर। इस तरीके की सारी अनुप्रयोगों में काम आ रहे हैं। इनको बहुत बहुत डेटा चाहिए और यदि हम बहुत डेटा दे दें तो ये अपने आप सीख जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। तो क्या इसमें जो कुछ भी हम पाणिनि के व्याकरण से कुछ मुख्य अवधारणाएं लेके सीखें या समझें, उनका उपयोग करके क्या इसमें हम कुछ योगदान दे सकते हैं? क्या इसमें कुछ योगदान हो सकता है या ये अब अनावश्यक है? पहला प्रश्न लें यदि हम कि ये पाणिनि के व्याकरण को हम आधुनिक भारतीय भाषाओं पे कैसे उसका कैसे उपयोग करें?
भारतीय भाषाएं बहुत सी ही नहीं है, मात्र वो कई भाषिक परिवारों से हैं, अलग-अलग भाषिक परिवारों से हैं। उनमें बहुत सी सामान्यताएं तो हैं, पर उनमें विभिन्नताएं भी हैं और वो विभिन्नताएं संस्कृत से भी वो संस्कृत से भी भिन्न है। तो उसमें इसको उपयोग करने जब हम चलते हैं तो क्या हमारे सामने ये सहज है या इसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं। दूसरी बात ये भी उठती है कि भारतीय व्याकरण परंपरा में जो व्याकरण सिद्धांत हमारे सामने हैं वो तो बहुत पुराने हैं, पिछले कुछ कम से कम एक सेंचुरी से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स या आधुनिक भाषा विज्ञान में कई सिद्धांत हैं, आधुनिक हैं। तो फिर उनके सामने उस पुराने भारतीय परंपरा के सिद्धांतों का कुछ अब उपयोग है भी कि नहीं, और वो वाले जो आधुनिक फ्रेमवर्क हम कहें उनको, वो तो विश्व में अन्य भाषाओं में भी हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा है हमारी परंपरा में, हमारे व्याकरण में जो हमें इनसे आगे ले जाता है? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो शुरुआत करूंगी मैं कि यदि हम हम इनको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या मॉडर्न लैंग्वेजेस पे या आधुनिक भाषाओं पर पाणिनि के व्याकरण का उपयोग करें तो वो कैसे उपयोग हो सकता है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं। इस दिशा में हम लोगों ने कई वर्षों से, मैं कहूंगी पिछले 20 वर्षों से हम लोग इसमें जुटे हुए हैं, जहां हम पाणिनि के व्याकरणिक सिद्धांतों से या इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन से या भारतीय व्याकरण परंपरा से अवधारणाओं को लेके या इनसाइट्स को लेके हम इसे आधुनिक भाषाओं पर उपयोग करते रहे हैं। और उस दिशा में जो एक कार्य हमने किया वो इसको बोलते हैं ट्री बैंक, यानी बहुत सारे वाक्यों को लेके एक बैंक बनाए जिसमें हर वाक्य का एक व्याकरणिक विश्लेषण हो, और उसमें हमने पाणिनि के व्याकरण को अप्लाई किया। तो कुछ उदाहरण मैं वहां से लेके आ रही हूँ जिनको लेके हम मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो कुछ मुख्य अवधारणाएं हम लेके चले हैं, और मैं इन सब पे यहाँ चर्चा नहीं करूंगी या इन सबको मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगी, इसमें से कुछ ही करूंगी, लेकिन ये कुछ हैं जो हमें भारतीय व्याकरण परंपरा से मिलते हैं और ये हमें कुछ अलग दृष्टि देते हैं, अलग दृष्टिकोण देते हैं भाषा को देखने का। और कई बार भाषा को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग जब मॉडल करते हैं तो उसमें मॉडल करने का पद, प्रकृति प्रत्यय, विवक्षा एक मेरे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से मॉडल कैसे करें, कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं, लेकिन यदि हम अभी मॉडल कर पाए इसको तो ये बहुत विशिष्ट स्थान रखेगा। कारक, विभक्ति, अभिहित कि हम जब बात करें या उक्त की बात करें तो इसको हमने एक दो स्थानों पर काफी महत्वपूर्ण पाया है, विशेष रूप से जब हम इंग्लिश को इस परंपरा में विश्लेषित करते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इन सभी को मैं यहाँ पर नहीं प्रस्तुत करूंगी, लेकिन हाँ, कारक, विभक्ति, प्रकृति, प्रत्यय, इनको लेकर हम जरूर आगे कुछ देखते हैं। मैंने कुछ उदाहरण में लाई हूँ हिंदी से। अब हम अगर संस्कृत के इस व्याकरण को हिंदी पे अप्लाई करें और हिंदी के वाक्यों का विश्लेषण करें तो कुछ प्रकार के जो संरचनाएं हमें हिंदी में मिलती हैं या सभी भाषाओं में होती हैं, लेकिन हिंदी में जब उन संरचनाओं को हम देखते हैं तो वहां हम किस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं।
अनएक्यूजेटिव वर्ब्स, मैं फिर से क्षमा चाहूंगी क्योंकि ये सभी शब्दावली जो मैंने यहाँ रखी है ये लिंग्विस्टिक्स से लाई हूँ मैं और अंग्रेजी की है, लेकिन ये कुछ विशिष्ट प्रयोगों को हमारे सामने रखते हैं। अनएक्यूजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं जिनका दोनों ही प्रकार से प्रयोग होता है, कर्म को आगे रख के और कर्ता को आगे रख के। ये सही नहीं है लेकिन फिर भी समस्त पद अपने आप में, क्योंकि वो एक शब्द से अधिक है और उसको हम विशेष रूप से जब मॉडल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये एकाधिक शब्द का एक सिमेंटिक एक यूनिट है। कुछ ऐसे वर्ब जिनमें स्थिति बदलती है, जिनके अर्थ से किसी भी वस्तु की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके स्थिति के बदलाव की बात होती है। कोऑर्डिनेशन, रिलेटिव क्लॉज, एलिप्सिस, इनको भी मैं सबको लेके नहीं चल रही। ये अनएक्यूजेटिव वर्ब्स के कुछ उदाहरण देखूं मैं हम देखें तो हिंदी में सामान्य जो वर्ब है जिसकी बात हम करेंगे वो है खोलना, क्योंकि खोलना एक ऐसी क्रिया है जो कोई व्यक्ति ही करेगा किसी चीज को खोलने की, लेकिन उसका एक और रूप है खुलना। और यहीं पे हम बात करें यदि कि वर्ब की अपना अर्थ, हर प्रत्येक वर्ब का अपना अर्थ अगर हम लें तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे दूसरी क्रियाएं अंतर्निहित हैं, और उन अंतर्निहित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया आगे आ रही है जिसका विवेचन भारतीय व्याकरण परंपरा में बहुत सुंदर है, क्योंकि आप हर एक कोई भी क्रिया शब्द लें तो वह क्रिया शब्द जिस क्रिया की ओर लक्षित कर रहा है उस क्रिया के अंतर्निहित बहुत सी जो दूसरी क्रियाएं हैं उनका हर प्रत्येक क्रिया का अपना एक कर्ता है, जो स्वतंत्र कर्ता के रूप में। तो वो जो प्रत्येक कर्ता है वो अपनी क्रिया का कर्तृत्व रखता है, और खोलना और खुलना में क्रिया बदल जाती है। हिंदी में ये दो हैं, पर अंग्रेजी और कई भाषाओं में एक ही क्रिया दोनों भावों को व्यक्त करती है। जैसे अंग्रेजी में ओपन रहता है दोनों ही संदर्भों में, जबकि हिंदी में यदि मैं अंग्रेजी का उदाहरण लूं, द डोर ओपन्ड एंड आई ओपन्ड द डोर, दोनों ही वाक्यों में क्रिया ओपन है, और वहीं पर ऐसा लगता है कि एक ही क्रिया है, अतः एक में आई जो है वो दरवाजा खोलने का काम कर रहा है, और दूसरे में जो काम हो रहा है वो कोई कर तो रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो वाक्य में अभिव्यक्त नहीं है। ऐसी चर्चा होती है लिंग्विस्टिक्स में। जो आधुनिक भाषा विज्ञान है उसमें इसको इस तरीके से इसका विवेचन होता है कि इसीलिए अनएक्यूजेटिव वर्ब लाते हैं, क्योंकि फिर उस सिद्धांत के अनुसार, उस दृष्टि के अनुसार आपका द डोर ओपन्ड जो है इसमें कर्ता नहीं है, आपका जो कर्म है वो सब्जेक्ट पोजीशन में आ गया है बस, लेकिन है वो कर्म ही। यद्यपि कर्म कहना उसको सही नहीं होगा, पर ऐसा ही होता है। वो कहते हैं सब्जेक्ट हो गया और एजेंट नहीं है। और हमारी भाषाओं हिंदी में क्योंकि सब में अलग अलग हमारे पास क्रियाएं हैं, तो ऐसा लगता है दो अलग क्रियाएं हैं, परंतु बात जो उठ रही है वो ये कि हम दो भिन्न क्रियाओं की बात कर रहे हैं, और प्रत्येक क्रिया का अपना एक करता है। सो दरवाजा खुला, लड्डू बंटे, चांद दिखा, मुझको चांद दिखा, ये एक विशिष्ट प्रयोग आ गया।
और फिर मुझको दुख है। अब यदि ये अन्य विभिन्न वाक्य हम लें तो इनमें कहीं कुछ हो रहा है। दरवाजा खुल गया में हमारी संस्कृत व्याकरण परंपरा के अनुसार दरवाजा कर्ता हो गया, खुलना वर्ब हो गया या क्रिया हो गई, और खुल गया पे मैं बाद में जाऊंगी। लड्डू बट गए में भी लड्डू हैं जो बटने का अब कर्तृत्व है उनमें कि नहीं, एजेंसी है कि नहीं, मैं कहूंगी कर्तृत्व, बंटने की क्रिया का कर्तृत्व तो लड्डू में ही है। और यहीं पे हमें एक बहुत विशिष्ट दृष्टि मिलती है जो कि हमें अर्थ की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक भाव देती है जो आधुनिक भाषा विज्ञान नहीं देती। चांद दिख गया, और फिर हम जब जाते हैं मुझको चांद दिख गया, तो यहाँ मुझको का क्या भूमिका है। यदि चांद में दिखने का कर्तृत्व है तो मुझको क्या कर रहा है, मुझको में क्या संबंध है दिखना क्रिया से। और हम यदि लें मुझको दुख है तो यहाँ कर्ता क्या है। ये सब समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं जब हम कारक लेके इन वाक्यों का विश्लेषण करते हैं। और इनको हम लोगों ने जिस तरीके से लिया उसमें हमने उसमें हमने एक नए संबंध, कारक संबंध को हम लेके आए क्योंकि उसकी आवश्यकता लगी हमें, और वो है कि मुझको एक तरीके से एक अनुभव करता है, और ये अनुभव करता होने की वजह से इसमें हिंदी में को विभक्ति आती है। तो फिर क्या हम मुझको चांद दिखा को हम इस तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं सुचारू रूप से। हम कह सकते हैं कि मुझको अनुभव करता है, चांद करता है, और दिखना क्रिया है। फिर क्या मुझको दुख है में दुख है क्रिया है, या दुख करता है मुझको अनुभव करता है। ये सभी मैं कहूंगी हम लोगों ने एक निर्णय लेके इसकी का विश्लेषण कर लिया, लेकिन ये सभी रोचक प्रश्न हैं जो कि मैं कहूंगी अभी भी इन पे आगे चर्चा हो सकती है। फिर यदि हम लें हिंदी में और संस्कृत में भी कुछ हद तक, पर हिंदी में तो है ही कि हमारी जो क्रिया है प्रतीक्षा करना, ये क्रिया दो संज्ञा और क्रिया को जोड़ के बनी है। प्रतीक्षा संज्ञा है और करना क्रिया है, और मिला के पूरी एक क्रिया बन रही है। इसको हम कंजंक्ट वर्ब कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। और इसमें प्रतीक्षा करना को यदि हम लेके चलते हैं तो फिर समस्या उठती है कि प्रतीक्षा करना को हम कैसे विश्लेषित करें, क्योंकि इसका एक और पक्ष सामने आ जाता है, और वो ये कि यदि हम उदाहरण बदल दें, यदि हम प्रश्न करना लें तो प्रश्न करना में अच्छा प्रश्न किया में अच्छा किसको विशेषित कर रहा है, प्रश्न को या प्रश्न करने को। अच्छे प्रश्न किए ये बताता है कि अच्छा जो है वो प्रश्न को विशेषित कर रहा है, प्रश्न करने को नहीं। तो ऐसे में यदि हम प्रश्न करना को एक शब्द मान लें, और ये हिंदी में विशेष समस्या है क्योंकि प्रश्न और करना अलग अलग आ रहे हैं, तो अगर हम इनको एक मान लें तो फिर अच्छा को हम किसका विशेषण मानेंगे, प्रश्न का या प्रश्न करने का। अगर हम प्रश्न का मानते हैं और प्रश्न करना एक क्रिया है, तो हम सिर्फ उसके एक भाग को कैसे विशेषित कर सकते हैं, ये एक समस्या है। और इसके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ा, और सोच के जो हमने समाधान निकाला, या मैं कहूंगी हमसे
मतलब मेरा यहाँ पे है जो अक्षर भारती ग्रुप है, जिसमें चैतन्य जी, डॉक्टर संगल, अम्बा जी भी हैं, और इस सब में हमारी काफ़ी सहायता की आचार्य जी ने। तो इसका हमने जब समाधान ढूँढा, तो वो ये इस ट्री को यदि आप देखें यहाँ पे, इसमें मोहन ने रवि से प्रश्न किया और हमने अब प्रश्न को यहाँ डाल दिया। प्रश्न किया यदि एक है, तो अच्छा जो है, इसका ये संबंध क्या है प्रश्न करने से? ये क्रिया विशेषण तो है नहीं, ये तो सिर्फ क्रिया के अंतर में एक जो संज्ञा है, ये उसका विशेषण है। तो यहाँ पे फिर हमारे सामने समस्या उठती है कि इसको हम कैसे लें, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो फिर ये कहा कि ठीक है, हम ऐसा करें कि हम कहें मोहन ने रवि से, या अच्छा प्रश्न हम एक मान लें और क्रिया को अलग कर दें। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे, तो फिर समस्या आती है कि अब प्रश्न और क्रिया तो एक शब्द है ना, तो इसको हम कैसे एक शब्द जोड़ें? तो हमने कहा ठीक है, हम कह देते हैं कि प्रश्न और क्रिया एक शब्द है, लेकिन हम इनको अलग-अलग लेके चलेंगे और हम कहेंगे कि ये एक विशेष तरीके से जुड़े हुए हैं और प्रश्न जो है उसको अच्छा विशेषित कर रहा है। इस प्रकार रिप्रेजेंट करके हम इन अ वे एक तरीके से इसका समाधान पा जाते हैं, और इसको इस प्रकार से करने से हमें बहुत कुछ अन्य स्थानों पर भी इसका अम, फायदा मिलता है। फिर मैं अगर उदाहरण लूं, जो मैंने बताया था चेंज ऑफ स्टेट वर्ब्स, जहां पे क्रिया एक संज्ञा की स्थिति बदलने का भाव अभिव्यक्त करती है, तो वहां पे फिर हम क्या करें? तो यदि आप देखें कि उसने अपना घर पीला रंगा, अब उसका घर उसने पीला रंगा, कर्म तो घर हो गया, उसने तो कर्ता हो गया, कर्म घर हो गया। पीला क्या है? पीला का रंग से, रंगने से क्या संबंध है? यदि कर्म एक है किसी भी क्रिया का, तो पीला क्या है? और यदि दोनों कुछ क्रियाएं हैं, हम जानते हैं इस परंपरा में कुछ क्रियाओं को माना जाता है कि जिनके दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो अगर पीला भी क्रिया कर्म है, तो किस प्रकार के कर्म हैं? तो प्रकृति, विकृति, दो प्रकार के कर्म लेके यदि हम चले, तो हम इसका समाधान पा जाते हैं। हम इन दोनों को ये थोड़ा सा अलग हो गया, यानी ये प्रकृति कर्म हो गया और ये विकृति कर्म हो गया। नहीं, ये कर्म हो गया और ये घर को पीला रंगने वाला, जो पीला उसको किया, वो उसका दूसरा कर्म हो गया। इसके बाद मैं और चीजों पे जब समस्या वो करना चाहूंगी, एक और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब हम कोऑर्डिनेशन लेते हैं, यानी दो चीजों को जोड़ते हैं, संयोजन करते हैं, तो उस समय और या च या और लें, तो इनका क्या अपना कुछ अर्थ होता है? और इनका यदि अपना कुछ अर्थ होता है, तो क्या होता है? क्योंकि ये यदि हम गणित में माने या मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में भी माने, तो ये कोई अपना अपना अर्थ लेके नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ एक जिसको बोलेंगे हम फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं दो चीजों को जोड़ने का। यहाँ पे हम लोगों ने जो इंसाइट ली, वो ली हमने आकांक्षा से, कि यदि हम और कहते हैं, तो और की अपनी एक आकांक्षा जागृत होती है, और वो होती है कि दो चीजों को जोड़ने की। इसलिए हमने इसको ऊपर रख दिया, और इसके फिर दोनों, जिन दो गया और रुके को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया।
तो इस उदाहरण से भी मैं मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बात को कितना स्पष्टता कह पा रही हूँ, आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। इन सभी उदाहरणों को हिंदी के जब हम इनका विश्लेषण कर रहे थे और अ, संस्कृत ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क को हम उसका यहाँ उपयोग कर रहे थे, तो इन सब में हमें वहाँ से कुछ इनसाइट मिली कि हम यदि इस प्रकार इनको विश्लेषित करेंगे तो ये एक अच्छा विश्लेषण बनेगा। यदि मैं आप लोगों से के सामने रखूं तो ये जो और है, इसको मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में, क्योंकि इसकी अपनी कोई सिमेंटिक्स नहीं है और इस रिप्रेजेंटेशन में हम एक तरीके से अर्थ को अ, दिखा रहे हैं और जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है तो उसको यहाँ नहीं रख सकते। तो इसलिए ये उससे हम अलग हट गए। हमने कहा नहीं, यहाँ पे आ रहा है और इससे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी अच्छा हो गया। इसी प्रकार यदि हम ये उदाहरण लें, राम ने खूब मेहनत की जिससे वह परीक्षा में पास हो गया। अब यहाँ ये जो जिससे है, ये जिससे इस पूरे वाक्य को जिसको बोलेंगे समानाधिकरण कर रहा है। जिससे में ये पूरा वाक्य निहित है। राम ने खूब मेहनत की जिससे, तो अब ये जिससे एक तरीके से इस पूरे वाक्य को वह परीक्षा में पास हो गया से जोड़ भी रहा है और इसका कारण भी बता रहा है। मतलब वह परीक्षा में पास हो जाने का कारण बता रहा है। कारण कहाँ है? जिससे के माध्यम से राम ने खूब मेहनत की में। तो इसको हम दो उपवाक्यों में यदि बांट लें, पिछला उदाहरण है, उसको जल्दी हॉस्पिटल ले गए जिससे उसका इलाज हो गया, तो उसको जल्दी हॉस्पिटल ले गए और फिर जिससे उसका इलाज हो गया। ये दो उपवाक्य हैं और इन दो उपवाक्यों को हमने इसमें से जिससे को लिया और जिससे को उसको जल्दी अस्पताल ले गए का, इसको हमने ऐसे किया। जिससे उसको जल्दी अस्पताल ले गए जिससे, और इस जिससे का हेतु संबंध है ले जाने से और इसके माध्यम से हमने दूसरा उपवाक्य यहाँ पे जोड़ दिया। इसके अलावा फिर हमने कहा कि यदि हम ये देख रहे हैं और हमें आज आधुनिक भाषाओं पे ये व्याकरणिक परंपरा यदि हम भारतीय भाषाओं पे कर पा रहे हैं आसानी से, तो क्या अंग्रेजी में भी इसका उपयोग कर पाना संभव है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जिसको बोलेंगे कि जिसमें एक तो शब्दों का क्रम काफी हद तक निश्चित होता है। यानी आप शब्दों को इधर-उधर नहीं मोड़ सकते। यदि हमने कहा रैट्स चेज द डॉग्स, उसका एक अर्थ है एंड डॉग्स चेज द रैट्स उसका दूसरा अर्थ है। अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल फिक्स्ड ऑर्डर होता है। फिक्स्ड ऑर्डर होने की वजह से, क्रम निश्चित होने की वजह से इसमें अक्सर हमें जिसको हम कहेंगे कि विभक्ति या प्रत्यय हमें नहीं मिलते हैं। भारतीय भाषाओं में हमें प्रकृति प्रत्यय एक काफी हद तक अलग हम उन्हें कर सकते हैं। यहाँ वो नहीं होता। विभक्तियां यहाँ एक्सप्लिसिट रूप में या बाह्य रूप में नहीं दिखती। यानी रिलेशंस आर नॉट, यानी जो हम कहेंगे प्रत्यय के माध्यम से विभक्तियां नहीं मिलती। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत विशिष्ट व्याकरणिक भूमिकाएं हैं। व्याकरणिक मैं कहूंगी कि एक तरीके से रोल है और ये बिल्कुल क्रमबद्ध है। इसके अलावा अंग्रेजी में तो सब्जेक्ट का होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। तो ये कुछ अंग्रेजी की अपनी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के रहते क्या हम
वह व्याकरण जो हमने संस्कृत से पाया है, इस भाषा पर उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि ये उदाहरण देखें हम, राम एट अ बनाना एंड अ बनाना वाज ईटन बाय राम, तो अंग्रेजी में हम इसको कह ही नहीं सकते। अगर हम कहेंगे राम वाज ईटन बाय अ बनाना, तो अर्थ ही पलट जाएगा। अर्थ मतलब वो एक तरीके से, अगर हम आर्थी भाव पे जाएं तो निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल निश्चित क्रम में है। अब इसका हम कैसे इसका विश्लेषण करें? तो राम एट अ बनाना, कर्ता और कर्म ईट का राम और बनाना हो गए। दूसरा, अब बनाना वाज ईटन बाय राम, यदि हम ये देखें तो ईट आपकी क्रिया है और बनाना पहले आ रहा है और राम बाद में आ रहा है। हमें विशेष मुश्किल नहीं होती है इस व्याकरण से को यहाँ उपयोग करने में, जबकि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में इसके लिए काफी सर्कस करनी पड़ती है। मैं उस सब में जाना नहीं चाह रही, लेकिन यदि बाद में किसी का प्रश्न हुआ तो मैं बताऊंगी क्यों। यहाँ पे हमें एक्चुअली में हमें सुविधा है, क्योंकि हम सिर्फ कर्म पहले आ गया और कर्ता बाद में आ गया, बाकी सब कुछ वही है। जबकि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट था वो अपनी जगह से हट कर वाक्य के आरंभ में गया, तो उसके लिए एक मूवमेंट करना पड़ा। वो यहाँ गया, उसके बाद हमारी जो क्रिया है उसकी विभक्तियों में अंतर आया, और यहाँ पे हमें बाई का प्रयोग करना पड़ा। और इस सब को हमें वहाँ पे काफी सबके लिए वहाँ पे समाधान है, लेकिन वो समाधान ज्यादा घूम फिर के हैं। जबकि हमारे पास हमें कोई खास विशेष कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि कर्ता और कर्म तो वही है। वाक्य आप चाहे एक प्रकार से कहें या दूसरे प्रकार से। लेकिन अब यदि हम प्रश्नवाचक वाक्यों पे जाएं अंग्रेजी के, डिड राम ईट अ बनाना, अब इसका उत्तर होगा या तो हाँ या ना। इसका यदि हम विश्लेषण करें व्याकरणिक, तो अंग्रेजी में इस वाक्य को बनाने के लिए जो उनका जिसको हम कहेंगे कालार्थिक जो प्रत्यय है, वो आरंभ में आ जाता है। यानी राम एट अ बनाना जो हमारा था, राम एट अ बनाना जो था, उसमें उसका जो काल पक्ष था, भूतकाल, वो भूतकाल डिड में आ गया और उसको आगे रख दिया गया, और राम, और फिर ये बिना भूतकाल रहित क्रिया आ गई, अब बनाना। इसका हम कैसे विश्लेषण करेंगे? हमारे लिए एक थोड़ी सी हमें सर्कस करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है, अब हमें काल को अलग से दिखाना है। इस काल को हम, और हमें दिखाना इसलिए पड़ रहा है, यदि हम संस्कृत व्याकरणिक परंपरा से जाएं तो इसका हमें इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हम यहीं पे उसको क्रिया की शब्दार्थ में ही उसको दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि वो अलग शब्द आ रहा है तो हमें दिखाना पड़ रहा है कि ये जो ईट है इसका ये काल प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो है ये कर्ता कर्म है। इसको मैं छोड़ दूंगी। अब जो मैंने सेक्रोसेंट की बात की थी कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट आना ही पड़ता है, लाना ही पड़ता है। अगर हम हिंदी में कहना चाहें कि पानी बरस रहा है, तो हम कह सकते हैं बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश होना अपने आप में एक क्रिया है, और हम मात्र क्रिया के माध्यम से इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। किंतु यदि हम अंग्रेजी में कहें, हम इज रेनिंग नहीं कह सकते। हिंदी में हम कह सकते हैं दिल्ली में बारिश हो रही है, अंग्रेजी में हमें कहना पड़ेगा इट इज रेनिंग इन दिल्ली। जहां इट जो है अर्थ की दृष्टि से कहना, मतलब मेरे पास क्योंकि और कोई शब्द नहीं है, निरर्थक है। इट इज रेनिंग में इट का अपना कोई अर्थ नहीं है, इसका सिर्फ एक प्लेस होल्डर होने का कार्य है। यहाँ पे इस वाक्य में ये सिर्फ ये कर रहा है कि जो सब्जेक्ट का स्थान है उसको पूरा कर रहा है।
यहाँ बैठ के। अब इसका यदि हम विश्लेषण करेंगे अपनी पद्धति से, तो हम क्या करें? हम रेन और दिल्ली को तो हम, दिल्ली जो है वो अधिकरण है, कालाधिकरण है रेन क्रिया का, दिखा दिया। अब इट का क्या करें? इट को हम छोड़ भी नहीं सकते। इट तो हमारे वाक्य में है, इसको हमें कहीं से कहीं किसी न किसी रूप में हमें इसका विश्लेषण करना होगा। तो हमारे पास 2 अ, संभावनाएं हैं। एक तो हम कहते हैं कि ये वाक्य है, ये वाक्य प्रकार है जहां पे एक ये अंग्रेजी में इसके के लिए शब्द है एक्सप्लेटिव, इट आ रहा है। ऐसा इट जिसका अपना सिर्फ मात्र एक व्याकरणिक भूमिका है, अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य में कुछ नहीं जोड़ रहा। एक ये संभावना है। दूसरा, हम लोगों ने ये किया था अपने अंग्रेजी में, जब हमने कुछ शब्द वाक्यों का एनोटेशन किया, हमने सब्जेक्ट को यहाँ पे का को इंक्लूड कर लिया। हमने कहा हम एक संबंध सब्जेक्ट भी ले आते हैं, जो कि सिर्फ मात्र अंग्रेजी जैसी भाषाओं के लिए जिसका उपयोग करना होगा, और जिसको हम ये उसको हम डिफाइन कर दें कि ये मात्र व्याकरणिक भूमिका का संबंध है। एक तरीके से आगे मैं बताऊंगी ये क्या कर रहा है। तो तो इस प्रकार से अगर हम इस सेक्शन को कंक्लूड करें, इसका हम तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय आधुनिक भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में विशेष रूप से, और हमने थोड़ा बहुत अंग्रेजी पर भी इसका उपयोग करके देखा, भारतीय व्याकरण परंपरा बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा उपयोग करने से हमें क्या कंप्यूटेशनल मॉडलिंग जिसको हम कहेंगे, उसमें भी कुछ फायदा होता है, और यदि है तो हमें इसको कैसे वहां पे मॉडल करें हम। तो यहाँ पे कुछ जो मुख्य अवधारणाएं हैं, जैसे प्रकृति प्रत्यय बहुत उपयोगी है, कारक विभक्ति भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि विभक्ति हमें व्याकरणिक भूमिकाएं देता है, उसका हमें वाक्य में देता है, और कारक हमें उसका जो आर्थिक संबंध है वो बताता है। समस्त पद अपने आप में हमें एक शब्द से आगे बढ़ के एक से अधिक शब्दों को विश्लेषित करने में सहायता देता है। तो यदि हम कहें ये कि पाणिनि का जो फ्रेमवर्क है, उससे हमें विश्लेषण का, वाक्य के विश्लेषण का एक विशिष्ट प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसको हम सिंटैक्टिको सिमेंटिक कहेंगे, यानी जो हमें एक तरीके से अर्थ और व्याकरणिक भूमिकाएं दोनों को साथ में हमें दे देता है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, आधुनिक भाषा विज्ञान में ये अलग अलग हैं। आप एक सिंटैक्स लेवल पे चलते हैं, फिर आप सिमेंटिक्स पे जाते हैं। सिमेंटिक्स को आप कहते हैं कि ये उसका आर्ती पक्ष है, और सिंटैक्स को कहते हैं ये उसका व्याकरणिक पक्ष है। लेकिन पाणिनियन व्याकरण हमें एक, जिसको हम कहेंगे पूर्ण विश्लेषण करने का रास्ता दिखाता है, मार्ग देता है। और इससे हमें, यदि हम एक वाक्य लें तो उसके अर्थ को निकालने में, मॉडल करने में विशिष्ट सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अगर यदि हम देखें कि वो भाषाएं जो कि मॉर्फोलॉजिकली काफी समृद्ध होती हैं, जिनमें मॉर्फोलॉजी बहुत होती है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी में उतनी नहीं है, पर आधुनिक भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी कुछ हद तक, उड़िया काफी हद तक, उत्तर पूर्वी प्रदेश की भाषाएं, आसामी, मणिपुरी, ये सभी बहुत संस्कृत जैसी शब्द के स्तर पर काफी
इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकली रिच लैंग्वेजेस हैं, तो उनके लिए तो हम मान सकते हैं कि संस्कृत भी क्योंकि ऐसी थी और ये भाषाएं भी ऐसी हैं, तो इन पर तो ये आसानी से सुचारू रूप से इन सभी अवधारणाओं का हम उपयोग कर सकते हैं और हम मॉडल कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी थोड़ा अलग तरीके की हैं, इसमें उतनी रिच नहीं है मॉर्फोलॉजिकली। उदाहरण देखें तो यहाँ यदि हम देखें, मैंने दौड़ते हुए चूहे को मैं दौड़ते हुए चूहे को देख रहा था। अब यहाँ पे दौड़ते हुए एक वर्ब है जिसमें हुए अलग आ रहा है, दौड़ते अलग आ रहा है। मॉर्फोलॉजिकली हम देखेंगे तो दौड़ते एक शब्द है, हुए दूसरा शब्द है। चूहे एक शब्द है, को दूसरा शब्द है। देख रहा था, ये 3 शब्द हैं। किंतु यदि हम पाणिनि मतलब उस दृष्टि से देखें तो प्रकृति इसमें वो है जो काला है और प्रत्यय वो है यहाँ पे जो मैंने हरे रंग में दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इंग्लिश देखें तो अब समस्या ये है कि प्रकृति अलग अलग शब्द प्रकृति की भूमिका निभा रहे हैं। इसको हम कैसे इसका समाधान करें? और अंग्रेजी में ऐसा ही हो रहा है। द चिल्ड्रन वर वॉचिंग है, इसमें वॉच आपकी प्रकृति है, वर और आईएनजी प्रत्यय है। द गेम ऑन देयर मोबाइल फोन्स, ऑन जो है मोबाइल फोन्स का प्रत्यय है। और फोन्स में स प्रत्यय है, फोन जो है वो, और मोबाइल फोन अपने आप में एक समस्त पद है। तो ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। तो अब वही व्याकरणिक पद्धति का प्रयोग करते हुए, हम अनुप्रयोग करते हुए हम कैसे इसको आगे लेके चलेंगे। इसके लिए जो सवाल फिर उठेंगे कि हम प्रकृति प्रत्यय इन भाषाओं पे कैसे अप्लाई करें, वहां का संस्कृत से लिया हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी में तो पोजिशनल रोल्स हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, जिसको उसका हम क्या करें? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको व्याकरणिक भूमिकाएं बता रहे हैं कुछ शब्दों की। तो इसका हम पाणिनियन फ्रेमवर्क में इसका हम उपयोग कैसे करें? इसका समाधान जो कि है, लेके हम चल रहे हैं और इस पे सोचा जा सकता है, इस पे पुनर्विचार भी किया जा सकता है। वो समाधान एक तो प्रकृति प्रत्यय का 1993 में जो अक्षर भारती ग्रुप ने एक पुस्तक पब्लिश की थी, एनएलपी अ पाणिनियन पर्सपेक्टिव, उसमें दिया था प्रकृति प्रत्यय का। और उन्होंने ये लोकल वर्ड ग्रुप इसकी ये समाधान दिया था। लोकल वर्ड ग्रुप का मतलब है कि हम दौड़ते हुए, ते हुए, हुए को हम दौड़ते के साथ जोड़ दें और ते हुए विभक्ति हो गई फिर, और दौड़ आपकी प्रकृति। सो ते हुए प्रकृति हो, प्रत्यय हो गया, दौड़ आपकी प्रकृति। चूहे को हम फिर से एक साथ जोड़ दें और को जो है वो विभक्ति हो गई, चूहे प्रत्यय हो प्रत्यय हो गया और चूहे प्रकृति हो गई। देख रहा था सबको जोड़ दिया तो रहा था प्रत्यय हो गया और देख प्रकृति हो गई। यही हम अंग्रेजी में करें तो ये इसको हम ऐसे यदि लेके चलते हैं तो इससे हमें बहुत सहूलियत हो जाती है और ये काफी सुचारू रूप से ये काम करने लगता है। यहाँ पे यदि मैं लाना चाहूंगी पद के नोशन को, जो हमारी व्याकरणिक पद्धति में पद का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बहुत सटीक कॉन्सेप्ट है। वो इस बात को कि किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द जब आ रहा है तो वो एक भूमिका निभा रहा है, और जब तक उसके व्याकरणिक तत्व उसमें पूरी तौर से नहीं होंगे तब तक वो भूमिका नहीं निभा पाएगा। ये चीज यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से अभिव्यक्त हो जाती है। और उसी को यदि हम लेके चलें तो प्रकृति प्रत्यय का जो नोशन है पद के माध्यम से
लोकल वर्ड ग्रुपिंग हमें उसका समाधान दे देता है। इसके अतिरिक्त हम यदि अंग्रेजी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कि पोजिशनल हैं, जो एक विशिष्ट स्थान पर आते हैं एक वाक्य में, इनको भी यदि हम विभक्ति मान लें, विभक्ति का नोशन ले आए हम, तो उससे बहुत बहुत हमें सहायता मिलती है। इससे एक प्रकार से हाँ हाँ सुखदा, इसके अतिरिक्त हम आगे जब बढ़ें थोड़ा, अब ये लास्ट आखिरी चरण है मेरे वक्तव्य का, कि फिर इन सब को जो इस सत्र का विषय भी है कि इस सब चीजों को हम भाषा व्यवधान से निपटने के लिए इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें फिर मैं कहना चाहूंगी कि मशीनी अनुवाद एक आज समाधान है लैंग्वेज बैरियर को से निपटने का, लेकिन जो इस समय जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, यानी आजकल जो तरीके इसमें उपयोग में लाए जा रहे हैं, एमएल वगैरह काफी पॉपुलर हो गया है, वो है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, यानी एक तरीका मशीन लर्निंग करने का। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में डेटा, मतलब वाक्य हो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में, दो भाषाओं के अगर हमारे पास पैरेलल वाक्य हैं, तो इसको हम इसके माध्यम से हम अनुवाद करना सीख सकते हैं, मशीन अनुवाद करना सीख सकती है। आजकल जो सामान्य पद्धति लोग अपना रहे हैं, वो ये कि काफी मात्रा में पैरेलल कॉर्पोरा दे देते हैं और उसके बाद ये न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को अप्लाई करके इसके माध्यम से ट्रेन कर देते हैं और बहुत अच्छा अनुवाद आने लगता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या हम जो कर रहे हैं उसका कुछ आज प्रयोग है भी कि नहीं। फिर मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए ये है कि है प्रयोग, कैसे है मैं आगे दिखाऊंगी, लेकिन अगर इनके इस पद्धति में भी यदि रिच मॉर्फोलॉजी है, जैसे हमारी भाषाओं की है, संस्कृत की है, तो फिर इसका प्रयोग, इसको हम कैसे इसका समाधान करें, क्योंकि वहां मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से सीख नहीं पाती है और बहुत ही मात्रा में हमें डेटा लाना पड़ता है, और वो जो डेटा है वो बहुत मात्रा में यदि नहीं है तो क्या करें। कुछ ऐसे शब्द जो आपके डेटा में नहीं है, वो मशीन कहाँ से सीखे। तो ये बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, और फिर इनका समाधान यदि हम करें, हम प्रपोज कर रहे हैं, हमने इसको अपनाया भी है अपने मशीनी अनुवाद में, वो है कि हम हमारे जो व्याकरणिक परंपरा से हमने जो सीखा, उससे लेके कुछ चीजों को हम डेटा में अनोटेट कर दें, और वो अनोटेट करने के बाद में उसका प्रयोग हम करें एज अ फीचर मॉडल ट्रेन करने के समय। ये स्लाइड की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा यहाँ टेक्निकल होगा, पर मैं इसको बहुत सहज रूप में बताना चाहूंगी कि आजकल की पद्धति में जब वो कहते हैं कि उसको ट्रेन कर लो, तो वो कहते हैं शब्द को, अगर मॉर्फोलॉजिकल रिचर लैंग्वेज है तो शब्द को कुछ कैरेक्टर्स में तोड़ लो और फिर उसको पे मॉडल ट्रेन कर दो, वो सीख जाता है। कैरेक्टर्स में कैसे तोड़ो, तो वो कहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका शब्द है बर्ड फैड, ये शब्द मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के मतलब जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बेसिस पे आप जो हैं इनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इन शब्दों को तोड़ दें। तो इसमें आपको एड मिल गया और ई मिल गया, इस तरीके से मिल गया। अब आपने अपना मॉडल इस पे तैयार कर दिया। क्या ये पर्याप्त है? तो हमने
कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके से भाषाई ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये हम बस स्टैटिस्टिक्स के आधार पर इसको हम तोड़ रहे हैं और उससे हम बहुत अच्छा भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो इसमें हमने कहा कि नहीं, यदि हम ये देखें, उदाहरण लें, ये मराठी का है की देशात जावाल पास 68 तक के लोकमध्ये मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माफी चाहती हूँ. आमटे बोरीच सापडल्या आहेत. ट्रांसलेशन, लगभग 68 प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी पाए गए हैं. अब इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे ये आपका वाक्य है पहले ही इसमें. इसको हमने कहा कि इसको अब हम यहाँ देखें तो अगर हम सिर्फ उसको तोड़ दें, सबवर्ड बोलते हैं, तो उसमें वो जावाल पास ताके 8 ताके लोक मद लोक मद पे के बाद उसने ये पे तोड़ दिया. यहाँ पे उसने यहाँ इसके बाद में आलिया पे तोड़ दिया. मतलब वो कैसे भी तोड़ देगा जैसे उसको ठीक लगेगा. जबकि यहाँ यदि हम देखें अपने प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से, तो लोक और मध्य आमटे बोड़े और सापड्या, है ना. तो इसका मतलब ये बिना भाषाई ज्ञान के हो रहा है, ये भाषाई ज्ञान से हो रहा है. यदि हम इन दोनों को जोड़ दें जो आखिरी लाइन में है, तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से अब हमें दोनों से वो मिल रहा है. और इसको मॉडल करने के बाद में फिर यदि हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो हमें बताता है. हमने स्पष्ट रूप से देखा कि ये इसमें यदि आप देखें जो ग्रीन वाली बार है, ये है जिसमें हमने दोनों का प्रयोग किया और हर मॉडल में कई डोमेन्स में हमने इसको चलाया. हर मॉडल में इसमें बहुत बहुत हमें लाभ मिला. तो इससे हमें ये पता चलता है, ये बहुत छोटा सा अध्ययन है, मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, लेकिन इससे हमें ये भी पता चलता है, इससे हमें ये दिखता है कि यदि हम अपनी व्याकरणिक परंपरा की कुछ अवधारणाओं को लेके सही रूप से अपने आधुनिक प्रौद्योगिकी के समय उसका प्रयोग करें या कंप्यूटर्स में मॉडल ट्रेनिंग के समय उसका प्रयोग करें, तो उससे लाभ होता है. मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी. यदि कोई प्रश्न है तो लेना चाहूंगी. और हमने कुछ मशीन ट्रांसलेशन मॉडल हैं, उसका अगर लोग देखना चाहें, समय हो, तो संस्कृत से भी कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगी. मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ जिससे कि वहां से यदि प्रश्न है तो वो उठाए जा सके.
अ, जी, इस पे काम काफ़ी हो रहा है। बल्कि मैंने अम्बा जी भी संस्कृत हिंदी पे काम कर रही हैं और जैसा मैंने कहा, हमने भी कुछ मॉडल्स मतलब मशीन ट्रांसलेशन के को हमने भी डेवलप किया है। हमने वो मैं यहाँ दिखा भी सकती हूँ। कमियाँ होंगी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इतना नहीं पहुँची है कि सब कुछ सही दे। लेकिन इस दिशा में निश्चित रूप से काम हो रहा है और जो हम कहें कि अगर हम लोग अपना भाषण देते हैं और वो भाषण ट्रांसलेट हो सकता है कि नहीं, तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एक है भारत सरकार का और भाषिनी के नाम से उसमें बहुत काम हो रहा है। हमारे भारत के जितने बहुत सारे विद्वान इस पे विद्वान या लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो जुट के साथ में काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्पीच टू स्पीच मशीन ट्रांसलेशन। यानी कोई जना एक भाषा में बोले और दूसरा व्यक्ति उसको अपनी भाषा में सुन सके और दूसरा व्यक्ति अपनी भाषा में बोले और ये व्यक्ति अपनी भाषा में सुन सके, पहला व्यक्ति। तो इसमें बीच में 3 टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है ध्वनि से लेख यानी एएसआर बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। फिर वो लिखित रूप में आ गया तो उसमें मशीनी अनुवाद। फिर वो लिखित रूप में दूसरी भाषा में जब मशीनी अनुवाद से पहुँच गया, तो फिर उसको दूसरी भाषा में उसको बोलना, जिसको टीटीएस कहते हैं। तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है। कुछ-कुछ इस दिशा में मैं कहूँगी कि हमारे जो ग्रुप्स हैं जो इस इन अलग-अलग उस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी आगे पिछले 3-4 वर्षों में उन्होंने काफ़ी इसमें प्रगति की है। अ, यदि आप अगर ये सब की सम्मति हो तो मैं दिखाना चाहूँगी एक छोटा-सा उदाहरण अ, अपने मशीनी डेमोंस्ट्रेशन करना चाहूँगी। हमारा जो यहाँ पे हम लोग कई भाषाओं पे कर रहे हैं और उसी में क्योंकि हमें पैरेलल कॉर्पोरा मिल गया तो हमने संस्कृत, हिंदी और संस्कृत से कई दूसरी भाषाओं पे किया है। अ, ये और दूसरी तरफ भी है। यानी अगर मैं इधर हिंदी लिखूँ इस तरफ, हिंदी लूँ और यहाँ संस्कृत हो तो वो भी संभव है। अच्छा है या बुरा? अ, मैं कहूँगी शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि इस दिशा में कुछ अध्ययन हैं जो चल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी ये इस अ, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स डॉट ऑर्ग करके एक मुझे वो मिला, वहाँ गई, वहाँ मुझे ये एक लेख मिला अरविंद दर्शन पर, जिसमें से ये कुछ पैराग्राफ्स लेके मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये संस्कृत साइड में और उसका यहाँ पे हिंदी अनुवाद आ गया। मैं अगर फिर से करूँ इसको मिटा के 1-2 मिनट दीजिए मुझे। मैं इसे मिटा के फिर से चला देती हूँ, जिससे आप लोग देखें कि ये आ गया। ठीक है, काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो अस्माकं भारतवर्षे ये महात्मानो धरातलं पवित्रीकृतवन्तस्तेषु महात्मन अरविंदस्य नाम सर्वोत्कर्षेण श्रूयते। हमारे भारतवर्ष में जिन महात्माओं ने पृथ्वी को पवित्र किया है, उनमें से सबसे ऊपर महात्मा अरविंद का नाम है। 80 यहाँ पे द्विसप्तत्यधिके अष्टादश शतके इसका उसने अष्टादश शतके का उसने 80वीं शताब्दी कर दिया जो गलत है। 18वीं शताब्दी के जगह तो ये एक गलती कर दी कि 15 अगस्त को महात्मा का जन्म एक कुलीन बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णधन घोष और दादी का नाम स्वर्णलता था। ये दादी नहीं है, ये माँ है। मातुश्च नाम स्वर्णलता। तो ये भी गलत कर दिया। मृणालिनी देवी उनकी धर्मपत्नी थी। उच्च शिक्षित महात्मा एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक दार्शनिक कवि, आध्यात्मिक गुरु और योगी थे। यदि आप देखें तो बाकी चीज का काफी कुछ अच्छी भी आ गई है और काफी कुछ गलतियां भी हैं। तो मैं कहूंगी और दूसरी भाषाओं में भी है, इसको मैं इंग्लिश में अगर यहाँ कर दूं तो ये इंग्लिश में कर देगा।
अन्य भारतीय भाषाओं में भी करेगा, गलत सलत भी कर सकता है, पर इस पे काम हो रहा है। अंबा जी तो कर ही रही हैं, और ये देखिए ये इंग्लिश में आ गया इसका। In our India, the name of Mahatma Arvind is heard the most among the great souls who have sanctified the earth. There, on the 15th day of August, over 2 weeks into the 18th century, आप देखें अंग्रेजी में उसने थोड़ा ज्यादा ठीक किया है ये वाला पार्ट। महात्मा कलकत्ता was born into Bengali. अब कलकत्ता गलत है यहाँ पे। Bengali Brahmin family in the metropole. His father's name was Krishna Dhan Ghosh and mother's name was Swarnlata. Mrinalini Devi was his wife. The highly educated Mahatma was a renowned freedom fighter, philosopher, poet, spiritual guru and yogi. यदि दीप्ति जी, छोटे से दो चार चीजें मुझे लगता है हमें कुछ डिस्कस करनी चाहिए। एक जो था घर पीला रंगाया, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। फिर दूसरा प्रश्न किया, ये उसमें काफी कुछ अच्छा किया है जो आपने किया है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ POF की जगह हम दूसरा कुछ नाम दे सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचना है जी। तीसरा जो च के बारे में आपने कहा आकांक्षा, तो उसमें भी अम की भी आकांक्षा है, तो अम को हम जो विभक्ति है उसको हम ऊपर नहीं लेके आते तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है। च को मैं द्योतक ही मानूंगी, उसको हेड नहीं मानूंगी। जी। और चौथी जो बात थी जिससे जो आपने किया था, तो वहां भी जिससे जो है उसको हम कारण द्योतक कहेंगे, तो और दो क्रियाओं में यदि संबंध दिखाते हैं कारण का, कार्य कारण भाव, तो वो अच्छा रहेगा। ये मेरा सुझाव है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी नहीं, अभी शायद वो वक्त उनका जो है लिमिटेड वो है, बट मे बी वी विल डिस्कस दिस डेफिनेटली अंबाजी, एंड दैट एज आई सेड, आपको भी मालूम है ये हमारे डिसीजंस काफी समय पहले लिए गए थे, एंड मे बी दिस इज अ टाइम, हाँ दिस इज अ टाइम व्हेन वी कैन रिव्यू। इसीलिए मैंने कहा भी था कि उन पे हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हैं, कुछ हमने बहुत सोच समझ के लिए हैं, लेकिन उनको रिव्यू करना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि इन्हीं के बारे में मैंने अभी जब संस्कृत से देखा, मुझे थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है, which I would like to have. जो मैंने यहाँ बात उठाई नहीं अभी, लेकिन संगति वाला भी है जो हमें देखना है, तो वो देखना होगा। तो ये जिससे जो है वो संगति में ही आ जाएगा एक्चुअली। इसके ना हिंदी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एनाफोरिक भी है। ये सिमेंटिकली वैक्वस नहीं है, ये सिमेंटिकली वैक्वस नहीं है। हाँ, फाइन, या तो उसके बारे में डिस्कस करना है, तो बैठेंगे कभी। हाँ, तो यहीं पास में तो है, बैठते हैं। राइट, ओके। और बढ़िया प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत हिचक थी कि मैं जो कहूंगी वो पता नहीं कह पाऊंगी कि नहीं। बहुत बढ़िया आपने पूरा कवर किया है, सो ओके।